बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मुझे पता है ये चैप्टर से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। एक तो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और थोड़ा सा समझना है इसमें ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग हर लाइन को, हर पैराग्राफ को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। मैंने इस चैप्टर में डायरेक्ट एनसीईआरटी के कटआउट्स लगा दिए बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी की ही लाइंस इसमें डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसका कोई इजी ट्रिक नहीं है इस चैप्टर को पढ़ने का। अगर तुम्हें एक बार समझ आ गया तो वो वंस फॉर ऑल समझ आएगा। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसे हम लोग हमेशा बायोलॉजी की स्टोरी रिवाइज करते हैं, तो एक बार हम लोग वो स्टोरी रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हम लोग क्लास 12 की स्टोरी अब रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमें क्या पता है बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या होती है बच्चों? सबको पता है। अब तो याद हो गया होगा। मुझे लगता है ये जो बायोलॉजी की कहानी है, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि बायोलॉजी कितनी सिंपल है और हमें अपने बारे में, अपने आसपास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कितना कुछ पता चल गया। जब हमें ये सारी बारीकी चीजें पता होंगी, तो क्या ये हमारे डॉक्टर बनने की लाइफ में, डॉक्टर बनने के प्रोसेस में हमें इम्प्रूव करेगी? बिल्कुल करेगी। हमें एक माइन्यूट से बैक्टीरिया से लेकर के एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म तक के बारे में पता है। अब तो हमारा बेस, हमारा जो फाउंडेशन है, वो पूरी तरह से तैयार हो रहा है डॉक्टर बनने के लिए। क्योंकि जब तुम्हें हमारी बॉडी, अपनी बॉडी के बारे में बेसिक चीजें पता होंगी, तभी जाकर के तुम ट्रीटमेंट कराओगे। ऐसा तो नहीं है ना, बुखार है पैरासिटामोल दे दो बस काम खत्म। क्यों दिया पैरासिटामोल? पैरासिटामोल ने कहाँ पे काम किया? वो जो ऑर्गन थी उसके बारे में, वो सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। मैं भाषण ज्यादा नहीं दूंगी, लेकिन बस ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी वन ऑफ द बेस है तुम्हारा फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए, फ्यूचर के लिए। इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से बता रही हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी क्या होती है बच्चों? स्टोरी होती है। किसकी स्टोरी होती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी स्टोरी होती है। और किनकी स्टोरी होती है? हमारे बॉडी में जितने भी लिविंग प्रोसेस हो रहे हैं उनकी स्टोरी होती है। अब हमें अपनी स्टोरी, अपनी लिविंग प्रोसेस की स्टोरी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। हमने क्लास 12 में ये पढ़ा कि आखिर हम कैसे बने। हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिप्रोडक्शन था उस पे बात करी। हम लोगों ने फ्लावर्स का, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पढ़ लिया और हमने ह्यूमंस का भी रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। इनफैक्ट ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन का क्या रोल है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने ये भी पढ़ लिया। जब हमने ये पढ़ा तो हमारे माइंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ था, आखिर ऐसा क्या चीज है जो मदर से या फादर से हमारे अंदर ट्रांसमिट हो रहा है और हम अपने मम्मी पापा जैसे दिख रहे हैं, और ऐसा क्या चीज है जो मम्मी और पापा से हमें अलग बना रहा है? क्यों हमारी आंखें ब्लू और मम्मी पापा की ब्लैक है? हम लोगों ने उसके बारे में भी पढ़ा। इनहेरिटेंस की, आखिर वो जो ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या है, वो फैक्टर है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसी को जीन बोल रहे हैं। अब आज का हमारा क्या क्वेश्चन अराइज हुआ? वो जीन किसका बना है? किस मॉलिक्यूल का बना है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? मतलब जीन किस जेनेटिक मटेरियल का बना है, वो कैसे इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में लेकर के आ रहा है, दैट वी आर गोइंग टू आंसर टुडे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों डीएनए के बारे में। हमने पढ़ा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और हमने देखा था कुछ वायरसेस में आरएनए आल्सो एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल चैप्टर किसको किसको याद है? इसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन बेसिस के बारे में पढ़ा था। अभी मैं तुम्हें याद कराऊंगी, रिवाइज कराऊंगी। फिर डीएनए का स्ट्रक्चर हमने उसी टाइम पर रखा था। देखो, सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या होते हैं? कुछ नाइट्रोजनस बेसिस। क्या नाम याद है? आग और कट। आग क्या था? प्यूरिन्स था। प्यूरिन आग लगा देंगे और पाइरिमिडीन क्या करेंगे? उस आग को कट कर देंगे। तो आग लगा देंगे, कट कर देंगे, दैट इज तुम्हारा नाइट्रोजनस बेसिस था। और इसी नाइट्रोजन बेस में शुगर ऐड कर दो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। स से शुगर, स से साइड, न्यूक्लियोसाइड बन गया। और अगर उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और यही न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे एक दूसरे से इकट्ठा होंगे बाय फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, तो क्या बनेगा? तो हमारा डीएनए बनेगा। बहुत सिंपल से क्या पता चल गया डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीमर है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। कौन से न्यूक्लियोटाइड का? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि ये डीऑक्सी राइबोज शुगर से बना है।
आरएनए भी क्या है? पॉलीमर है, लेकिन किसके न्यूक्लियोटाइड का? राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए उसको क्योंकि वो राइबो शुगर का बना है, इसलिए वो राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ये डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हर ऑर्गेनिज्म के पास अपने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। बैक्टीरियोफेज के पास 5386 न्यूक्लियोटाइड है। लैम्डा के पास इतने बेस पेयर्स है, 48,502। ई कोलाई अगेन बैक्टीरिया के पास इतने बेस पेयर्स है। हमें तो क्या मतलब बैक्टीरियोफेज ये लैम्डा से? मैम हमें तो हमारा बताओ। हमारे अंदर 3.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 बेस पेयर्स है बच्चों। क्या हमें अपनी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता है? बिल्कुल पता है। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनती है? नाइट्रोजनस बेस, स से साइड, स से शुगर से अटैच होगी, स से साइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। क्लियर? अब आता है न्यूक्लियोटाइड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा। वो किससे अटैच होगा? अगेन न्यूक्लियोसाइड से। किस लिंकेज के थ्रू? फॉस्फो ईस्टर लिंकेज के थ्रू। अब दो न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे से लिंक कर दो तो वो क्या बना देगा? वो फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज बना देगा। फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज। दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दिया। किसके थ्रू? फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बच्चों? आरएनए। आरएनए भी तो न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन वो किससे अटैच है? राइबोज शुगर से। और आरएनए और डीएनए के बीच में क्या डिफरेंस है? आरएनए के पास यूरासिल है, तो डीएनए के पास क्या है? थाइमीन। आरएनए के पास क्या है उसके बदले? और साइटोसिन तो दोनों के पास है, साइटोसिन दोनों के पास है। अब यहाँ पे एक मिशर साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, बहुत सारा चीज बताएंगे, हमें सब जानना है। लास्ट में जो मेन कंक्लूजन आएगा वो हम लोग याद रखेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे साइंटिस्ट का नाम, हर साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, सब कुछ इस चैप्टर में याद रखना है। मिशर साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला डीएनए तो एसिडिक है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसको उन्होंने न्यूक्लिन बोल दिया। ठीक है। एक अरविंद चार्जर साहब आए, उन्होंने बोला मैं एक रूल दे रहा हूं जिसमें एडेनिन प्लस थाइमिन मतलब एक प्यूरीन एक पायरिमिडीन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन अगेन अ प्यूरीन प्लस पायरिमिडीन इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज पूछा जाता है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए के साथ जी लगा देगा, ए के साथ सी लगा देगा, ए प्लस सी, और बोलेगा आइडेंटिफाई द करेक्ट, रूल आउट द रॉन्ग वन। तो हमें पता है कि करेक्ट क्या होता है? ATGC। अब ये डीएनए कैसा होता है को मैम मुझे बताओ ना। इतना डीएनए डीएनए टीवी में भी हम लोग, सीआईडी में भी बहुत ज्यादा डीएनए डीएनए सुनते हैं कि उसका डीएनए टेस्ट कराओ, उसके मम्मी पापा असली है कि नहीं ये पता करो। सीआईडी में ये सब दिखाते हैं ना कि डीएनए टेस्टिंग करो और पता लगाओ कि इसका इसको किसने मारा। ऐसे करके हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, मूवीज में देखते आ रहे हैं। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर बता दो मैम, तो मजा आ जाएगा। बच्चों डीएनए बहुत सुंदर सी गोल गोल ऐसे ऐसे लहराती हुई होती है। कैसी? लहराती हुई डीएनए। तुम्हें नजर आ रहे हैं ऐसी डीएनए? तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है। पता है हमें शुगर है इसमें, फॉस्फेट है इसमें, और बेसेस है इसमें। लेकिन ये सब कहाँ है? प्रोजेक्टेड किस साइड है? ये प्रोजेक्टेड इनसाइड है। ये दोनों चेन्स के पास एंटी पैरेलल पोलैरिटी होगी बच्चों। मतलब एक चेन जो होगा वो 5-to 3- डायरेक्शन में जाएगा, और दूसरा चेन जो होगा वो 3-to 5- डायरेक्शन में जाएगा। अपोजिट पोलैरिटी, एंटी पैरेलल पोलैरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है। ये डायग्राम इतना अच्छा इतना सुंदर सा है। अब द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स, इनके बीच की जो बेसिस है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों। एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है। बेसिक इतना हमें याद रखना है। प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन के अपोजिट आ रहा है। एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस है दो स्ट्रैंड्स के बीच में। यूनिफॉर्म डिस्टेंस है बच्चों इनके बीच में। कैसे फैशन में है? राइट हैंडेड, सब ऐसे लहरा रहे हैं, राइट साइड लहरा रहे हैं, राइट हैंडेड फैशन में है। पिच। पिच क्या होता है बच्चों? ये जो दो
एंगल है, इनके बीच का पूरा डिस्टेंस, ये जो दो टर्न्स ले रहे हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को पिच बोलते हैं, जो कि कितना है? 3.4 नैनोमीटर का है। और हर पिच में कितने बेस पेयर्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, दो इसमें दिख नहीं रहा, टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो हर बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ? 3.4 को 10 से डिवाइड करो तो 0.34 नैनोमीटर क्या हुआ? इनके बीच का डिस्टेंस हुआ। क्या सबको क्लियर हो गया? सिंपल है, लहराता हुआ स्ट्रक्चर है, दो टर्न्स के बीच को पिच बोल रहे हैं, जिसका डिस्टेंस 3 नैनोमीटर है, और टोटल 10 बेस पेयर है एक टर्न में, तो एक दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 0.34 नैनोमीटर हुआ। क्लियर? अब ये एक दूसरे के ऊपर क्या है? स्टैक्ड है। क्या किसी के ऊपर स्टैक्ड रहोगे तो स्टेबल हो जाओगे? बिल्कुल। किसी के ऊपर स्टैकिंग नहीं, अगर तुम अपना तैयारी अच्छे से करोगे तो क्या तुम स्टेबल हो जाओगे? क्या तुम एक दिन डॉक्टर बन जाओगे? बिल्कुल बन जाओगे। तो वैसे ही इसमें जो बेस पेयर है एक दूसरे के ऊपर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में है, साथ ही साथ क्या है? बॉन्डिंग है। किसके साथ बॉन्डिंग बनानी है तुम्हें? पढ़ाई के साथ। तो तुम क्या करोगे? स्टेबल हो जाओगे। वैसे ही ये हेलिकल स्ट्रक्चर भी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टैकिंग की वजह से क्या है? स्टेबल है। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कितना सिंपल डायग्राम है, कितना सिंपल स्ट्रक्चर है डीएनए का, हमें सब समझ आ गया। ये डायग्राम में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग आते हैं, एक फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला डीएनए कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्लो कर रहा है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो अपने अंदर के इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसमिट कर रहा है, किस फॉर्म में ट्रांसमिट कर रहा है, क्या कोई प्रोसेस है? तो बिल्कुल है। डीएनए सबसे पहले खुद रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करने के बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और वो एमआरएनए में कन्वर्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एमआरएनए फिर ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना देगा, और इस थ्योरी को उसने नाम दिया सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। वायरसेस का इंफॉर्मेशन जस्ट अपोजिट फ्लो करेगा, वो आरएनए से डीएनए के तरफ उसका फ्लो करेगा। तो क्या इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, तो उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा, दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 0.34। तो क्या मैम आप पूरी डीएनए का एक लेंथ बता सकती हो क्या? हाँ, कैसे? तुमको टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर बताओ। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर 6.6 इंटू 10⁻⁹ है, और हम लोगों को हर बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस पता है 0.34 इंटू 10⁻⁹। तो क्या इससे डिस्टेंस पता चल गया? 2.2 मीटर। मैम 2.2 मीटर, न्यूक्लियस तो छोटू सा, इतना बड़ा कैसे घुसेगा डीएनए इसके अंदर? तो बच्चों, डीएनए की पैकेजिंग होगी, जैसे हम लोग गिफ्ट पैकेट करते हैं, जैसे हम लोग कपड़े डालते हैं बैग के अंदर ठूस ठूस के, वैसे ही हम लोग डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर डालेंगे। अब कैसे? प्रो कैरियोट में डीएनए अलग टाइप से जाएगा, यू कैरियोट में अलग टाइप से जाएगा। तो मैम आप मुझे प्रो कैरियोट का बता दो। प्रोकैरियोट में हमें पता है डीएनए के पास क्या है? फॉस्फेट। फॉस्फेट के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए को कुछ प्रोटीन पर से पॉजिटिव चार्ज पकड़ के रखेगा एक जगह और न्यूक्लियोइड बना लेगा। इस फॉर्म में डीएनए की पैकेजिंग हो जाएगी। लेकिन मैम हमें तो बैक्टीरिया का नहीं जानना, हमें तो हमारा बताओ। हमारे अंदर तो ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, हमारे अंदर भी प्रोटीन होगी। अगेन कौन सी प्रोटीन? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन। ये प्रोटीन किस अमाइनो एसिड की बनी है? लाइजीन एंड आर्जिनिन। बार बार रिपीटेड पीवाईक्यू है, मैंने पूरा येलो मार्क किया है, पूरे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। और ये हिस्टोन जो इस प्रोटीन का बना है वो कैसे ऑर्गेनाइज है? 8 मॉलिक्यूल में ऑर्गेनाइज्ड है, जिसको हम लोग हिस्टोन ऑक्टामर बोल रहे हैं। और ये जो डीएनए है, इसी देखो ये डायग्राम देखो सुंदर सा, ये क्या है? हिस्टोन का ऑक्टामर है, इसके अराउंड क्या है? डीएनए रैप हो गया है एकदम, उसको पकड़ के गले मिल लिया है उससे, और क्या बनाया है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोइड किसमें बना? प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में क्या बना? न्यूक्लियोसोम बना। तो न्यूक्लियोसोम में कितने डीएनए हेलिक्स के कितने बेस पेयर होंगे? 200 बेस पेयर्स होंगे। और ये कौन सी प्रोटीन्स के बने हैं स्टोन? H2A, H2B, H3, इसका जो कोर है वो इन प्रोटीन्स का बना है।
किसी को क्रोमैटिन याद है क्या? क्रोमैटिन कहाँ थी? न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी क्या? क्या थी वो डीएनए प्रोटीन से मिली हुई स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम बना, क्या उसको क्रोमैटिन बोल रहे थे? बिल्कुल। तो क्या न्यूक्लियोसोम के अंदर ये क्रोमैटिन है। तो कैसे प्रेजेंट है? क्रोमैटिन एक थ्रेड फॉर्म में है और न्यूक्लियोसोम उसके ऊपर बीड जैसा प्रेजेंट है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक धागा में छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं, दैट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपेयरेंस, जब तुम माइक्रोस्कोप में उसको देखोगी तब। इतना सिंपल बात। बच्चों, इसमें मैंने तुम्हें बताया कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट कटआउट से, इसलिए एनसीईआरटी की ही लाइन से वापस से बैक जाकर के एनसीईआरटी पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम वही चीज लिखा हुआ है, तुम साथ ही साथ खोल करके देख। आगे तो डायरेक्ट कटआउट्स भी लगे हुए हैं। क्लियर? हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों? हम उस रिवाइज करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, क्या सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन है? नहीं, तुम हायर लेवल में जाके तो देखो, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पैकेजिंग करवा रहा होगा। अब यहाँ पे दो टाइप की क्रोमैटिन आती है। एक वो क्रोमैटिन का पार्ट जो कि लूजली पैक्ड है, टाइटली नहीं। तो लूज पैक होगा, एल से लूज, तो एल से लाइट स्टेनिंग होगी। तो लाइट स्टेनिंग मतलब यही पार्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन वही हेटेरो, हेटेरो मतलब एच डी, डेंसली पैक्ड होगा, डार्क स्टेन करेगा, डी से डेंस, डी से डार्क, बट ये इनएक्टिव होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मम्मी से हम लोग बने, कैसे बने, क्या ट्रांसमिट हुआ? जीन्स आया मम्मी के जैसे कैरेक्टर्स हमारे अंदर लाने के लिए। वो जीन किसका बना था? जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल को क्या बोला? डीएनए बोला। ये डीएनए कैसा होता है मैडम, ये बता दो। ये बता दिया। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। कैसे पैकेजिंग होती है यूकैरियोट प्रोकैरियोट की, सब हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। हमें डीएनए तो बाद में पता चला, उसके पहले हिस्ट्री में तो सर्च ही हो रहा था। डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, सारे साइंटिस्ट कंफ्यूज थे। आखिर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? आखिर इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे कर रहा है? आखिर हमारे अंदर कैरेक्टर्स जो जीन्स के थ्रू आ रहे हैं, वो जीन किसका बना है? सब कंफ्यूज। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए। सबसे पहले ग्रिफिथ साहब आए। ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या था बच्चों, किसको याद है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी? क्या करा रहा था? निमोनिया करा रहा था, है ना? तो इन्होंने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या किया उन्होंने? इस बैक्टीरिया को ग्रो किया एक कल्चर में। उस कल्चर में एक आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया बना, एक एस स्ट्रेन का। क्या ये जो एस है स्मूथ दिख तो रहा है, लेकिन स्मूथ है नहीं। ये एस से स्मूथ, एस से शातिर है। शातिर क्यों? क्योंकि इसने अपने बाहर एक कोट बना लिया म्यूकोपॉलीसेकेराइड का, जिसकी वजह से इसको कोई नहीं मार सकता, इस बैक्टीरिया को। लेकिन वही जो आर स्ट्रेन थे वो नादान रह गए, आर वाले, तो उन्होंने कोई कोटिंग नहीं बनाई। तो ये जब बैक हमारे अंदर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसको खत्म कर देंगे, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन जब एस वाले, शातिर वाले आएंगे तो वो हमारा बिगाड़ पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जब एस स्ट्रेन को डाला माउस के अंदर, तो उन्होंने देखा वो तो मर गया, क्योंकि एस शातिर था, उसके पास कोटिंग थी, उसने मार दिया। आर तो नादान था, उसके पास कोई कोटिंग नहीं थी, तो आर माइस को कुछ नहीं हुआ, वो माइस का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसी एस शातिर स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। तो अब वो अपना, उसके जो बाहर का कोटिंग था वो डिस्ट्रॉय हो गया। वो डिस्ट्रॉय हो गया तो अब माइस क्या है? जिंदा है। वो माइस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, क्योंकि उसके पास कोटिंग ही नहीं है। लेकिन जब इसी एस स्ट्रेन हीट किल को आर स्ट्रेन के साथ, नादान के साथ डाला, तो क्या हुआ? ये आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म हो गया और इस एस स्ट्रेन का कोट किसके पास आ गया? इसके पास आ गया। अब ये आर स्ट्रेन मॉडिफाई हो गया, ये शातिर हो गया, और ये इसके वजह से माइस मर गया, क्योंकि माइस इसको कोट के वजह से मार नहीं पाया। तो इस थ्योरी से क्या पता चला? कुछ तो है जो ट्रांसमिट हो रहा है। अगेन नहीं पता क्या ट्रांसमिट हो रहा है, बस इतना पता है कुछ तो जेनेटिक मटेरियल है। अब इनके इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन देने के लिए कि आखिर क्या है ये जो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसमिट हो रहा है, तीन साइंटिस्ट आए, ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लोइड एंड मैकलीन मैकार्टी। उन्होंने ये जो तीन बायोकेमिकल्स है जिसमें कंफ्यूजन है कि आरएनए है कि प्रोटीन है कि डीएनए, उसको प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई किया तो उनको पता चल गया आरएनए है, प्रोटीन्स है, ये तो हमारा डीएनए है, जो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा है। क्लियर? जेनेटिक मटेरियल डीएनए। लेकिन क्या सब साइंटिस्ट साइंटिफिक
माने इस बात को? नहीं। क्या वो लोग कन्विंस हुए? नहीं। तो उसके बाद कौन से 2 साइंटिस्ट आए? हर्शी एंड चेज। उन्होंने बोला रुको, रुको, कोई बात नहीं मान रहा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आज तो मैं प्रूव करके रहूँगा। उन्होंने क्या किया? वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया दैट इज बैक्टीरियोफेज को कोट किया किससे? रेडियो एक्टिव सल्फर, जो कि कोटेड था प्रोटीन से। और एक उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला और वो लेबल्ड था डीएनए से। और उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज को बोला जाओ जाओ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करो। और जब उन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्शन होने के बाद क्या हुई? ब्लेंडिंग हुई। और ब्लेंड करने के बाद जब हम लोगों ने उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो हमें पता चला, अरे जो अंदर मटेरियल गया उसमें प्रोटीन तो था ही नहीं, कोई रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं था जिसकी जो कि प्रोटीन कोटेड था, बल्कि बाहर जो सुपर नाइट्रिन जो बाहर रह गया उसमें ये रेडियो एक्टिव सल्फर कोटेड विथ प्रोटीन था। तो क्या प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है? नहीं। लेकिन वही जो फॉस्फोरस कोटेड डीएनए लेबल था वो हमें मिला सेल्स के अंदर सेंट्रीफ्यूज करने पे, और बाहर सुपरनेटेंट में कुछ नहीं मिला। इन्होंने कंफर्म कर दिया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही हमारा माँ बाप है बेसिकली। तो उन्होंने कौन सी बैक्टीरिया यूज की थी? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया, इश्चेरेशिया कोलाई बैक्टीरिया को यूज किया था। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्यों है? वो ऐसा कौन-सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? ऐसा क्या है आरएनए में जो बेचारा आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए है? तो बच्चों जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जो वैसे ही नीट निकालने के लिए कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ तो अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ही डीएनए ने किया, वैसे ही आपको करना है। तो डीएनए ने क्या किया? डीएनए के पास कैपेबिलिटी थी रेप्लिकेट करने की। आरएनए बोला मेरे पास भी कैपेबिलिटी है रेप्लिकेट करने की, हम दोनों रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो डीएनए बोला ठहरो, ठहरो, तुम तो लड़ाई करने लग जाते हो। मैं तो केमिकली स्टेबल हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैं तो आराम से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता हूँ? स्टोर कर सकता हूँ, इधर-उधर लेकर के नहीं भाग रहा। मैं तुम्हारी तरह नादान नहीं हूँ। मैं केमिकली और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड और स्टैकिंग की वजह से, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और मेरे अंदर चेंजेस तो आएँगे, लेकिन धीरे-धीरे मैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मैं धीरे-धीरे चेंज होऊँगा, मैं धीरे-धीरे इवॉल्व करूँगा एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तुम तो इतने नादान हो, इतने हाइपर हो, इतने अनस्टेबल हो, तुरंत से म्यूटेट हो जाओगे, लेकिन मैं समय को देखते हुए धीरे-धीरे इवॉल्व होऊँगा। ठीक है, और मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। हमने देखा था ना, जो फैक्टर ट्रांसमिट हो रहे थे वो जीन्स थे, वो जीन्स क्या थे? अल्टीमेटली यही डीएनए थे बच्चों। तो आरएनए तो भैया अनस्टेबल, वो फास्टर रेट से म्यूटेट करेगा। आरएनए डायरेक्टली कोड कर रहा है प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए, इजीली एक्सप्रेस कर देगा कैरेक्टर्स को। तो आरएनए भैया जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म को स्टोर नहीं कर सकता। आरएनए को तुम ट्रांसमिशन का काम दो, वो भागता रहेगा, वो ट्रांसमिट करता रहेगा, लेकिन स्टोरेज का काम तो बच्चों डीएनए को ही करना है। लेकिन एक टाइम था जब आरएनए की दुनिया थी, मतलब क्यों? क्योंकि आरएनए ही पहला जेनेटिक मटेरियल था। लेकिन आरएनए को पता चल गया कि उससे कुछ नहीं हो पाएगा। उसको पता चल गया मैं तो बहुत रिएक्टिव, मैं तो अनस्टेबल हूँ, मैं तो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ। तो उसने बोला, आरएनए ने बोला डीएनए भैया आप ही अपना काम सँभालो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो उसने केमिकल मॉडिफिकेशन किया और वो आरएनए जो है वो डीएनए में कन्वर्ट हो गया। तो जो हमें पता चल गया कि फाइनली जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो जो कि डीएनए। ठीक है। अब हमने सेंट्रल डोग्मा थ्योरी में क्या पढ़ा? ये डीएनए इंफॉर्मेशन कैसे लेकर के जाएगा? पहले ये खुद में ही रेप्लिकेट करेगा, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा और एमआरएनए बनाएगा, और यही एमआरएनए ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स बनाएंगे। तो क्या ये स्टेप अब हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल है। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा? सबसे पहले ये पढ़ते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, मतलब सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव मतलब आधा कंजर्व करना, आधा बचाना। इसका क्या मतलब हुआ कि जब डीएनए का हमें पता है 2 स्ट्रैंड रेप्लिकेट करेगा, तो डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है वो सेपरेट होगा और वो और उसके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्ट्रैंड बनाएगा। मतलब हर डीएनए मॉलिक्यूल जो नया बन रहा है उसमें एक उसके पेरेंट का ही मॉलिक्यूल होगा, वो आधा पेरेंट के मॉलिक्यूल को बचा रहा है, मतलब वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन शो कर रहा है। और एक उसमें क्या होगा? न्यूली
स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। लेकिन सिर्फ बोलने से तो नहीं होता है, वी नीड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए क्या किया हमने? अगेन ई कोलाई बैक्टीरिया का सहारा लिया। ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या किया? उनको ग्रो किया एक मीडियम में जिसमें हैवी नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज N15 में ग्रो किया। और इसको डाला एक ऐसे मीडियम में जहां पे नॉर्मल जो नाइट्रोजन थी, नॉर्मल NH4Cl वाले मीडियम में डाला। तो अब जब डाला तो फिर हम लोग क्या करेंगे? रेप्लिकेशन देखेंगे। तो जब इन्होंने देखा ये वाला जो रेप्लिकेट होकर के 20 मिनट्स के बाद कैसा बना, आधा पेरेंटल आधा दूसरा, मतलब हाइब्रिड बना। तो इससे क्या पता चला? उसने सेमी कंजर्व किया। अब इसको देखने के लिए अलग अलग उसने सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूगेशन किया, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी ग्रेडियंट हम लोगों को देखने को मिला। जब हेवी था तो हेवी बैंड बना, लेकिन जब वो रेप्लिकेट किया और हाइब्रिड बना तो हाइब्रिड बैंड देखने को मिला। और वही 40 मिनट के बाद जब वापस से रेप्लिकेट किया तो उसने दो हाइब्रिड और दो लाइट बैंड्स हमें देखने को मिले। तो दो हाइब्रिड और दो लाइट बैंड्स डाउन द डेंसिटी ग्रेडियंट अलग हो गए। इससे क्या पता चला कि डीएनए क्या है? सेमी कंजर्व कर रहा है। अब इसी को प्रूव किया टेलर ने, किसमें? वेसिया फेबा फेबा बीन्स में सेम चीज को प्रूव किया। अब क्या डीएनए ठीक है, डीएनए आधा रेप्लिकेट कर रहा है, आधा मम्मी को बचा रहा है, आधा पापा को बचा रहा है। डीएनए कैसे रेप्लिकेट कर रहा है? पूरा मैकेनिज्म तो बताओ मैडम। बच्चों सिंपल, हमें एमबीबीएस नहीं, नीट यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल चीज याद रखनी है। एक डीएनए मॉलिक्यूल को ऐसा बना लेना। अब डीएनए का रेप्लिकेशन एक ओरिजिन से स्टार्ट होगा, एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे। और ये हमेशा याद रखना, कौन सा एंजाइम करेगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कंफ्यूज नहीं होना है, हमें डीएनए से डीएनए बनाना है। तो क्या ये डीएनए डिपेंडेंट होगा? बिल्कुल होगा। और डीएनए का ही पॉलीमराइज करे, डीएनए को ही बना रहे हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया। अब ये किस डायरेक्शन में होगा? सिर्फ 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे इससे रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, तो रेप्लिकेशन जब होगा उसको अलग कर रहे हैं। याद है जब कोई चेन को खोलते हैं तो वो क्या होता है? एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो वही इस पार्ट को क्या बोल दिया? फोर्क बन गया ना ये, रेप्लिकेशन फोर्क, जहां पे स्मॉल ओपनिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे क्या है? एक 3' to 5' डायरेक्शन में देखो क्या देखने को मिल रहा है? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड देखने को मिल रहा है 3' to 5' में। और दूसरे 5' to 3' में क्या देखने को मिल रहा है? डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स। एक साइड वो कंटिन्यूअसली खुल रहा है, एक साइड वो डिसकंटिन्यूअसली खुल रहा है। क्या ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स फिर कैसे बनाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड? ये जुड़ेगा किससे? लाइगेज ग्लू जैसे जोड़ देगा इन डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट को। रेप्लिकेशन तुम्हारा हो गया। कुछ नहीं, एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोला, उसको एक चेन की तरह खोल रहे। जब खोल रहे तो एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है, एक डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है। डिसकंटिन्यूअस वाले को जोड़ दिया और एक स्ट्रैंड बना दिया, बस तुम्हारा डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। डीएनए ही डीएनए बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। एक ही डायरेक्शन में 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। अब डीएनए से डीएनए को बना दिया, रेप्लिकेट कर दिया। अब भैया जीन को जेनेटिक इंफॉर्मेशन को थोड़ा तो आगे लेकर के जाओ, आरएनए तो बनाओ। तो ठीक है, जब आरएनए बनाएंगे एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से तो उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे अराइज होगा, क्यों एक स्ट्रैंड, क्यों दोनों स्ट्रैंड नहीं? उससे पहले ये तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे थाइमीन नहीं है आरएनए में, तो एडिनोसिन थाइमीन के साथ नहीं जाकर के किसके साथ जाएगा? यूरासिल के साथ जाएगा। उसके बाद हमें ये जानना है क्यों एक स्ट्रैंड? अगर दोनों स्ट्रैंड ही टेम्पलेट हो जाता तो दोनों जो आरएनए मॉलिक्यूल बनता, क्या वो अलग अलग सीक्वेंस का बनता? बिल्कुल बनता। क्या जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती वो अलग हो जाती? बिल्कुल हो जाती। तो क्या प्रोटीन बन पाता? नहीं बन पाता। दूसरा, अगर डबल
स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनता तो आरएनए मॉलिक्यूल बनता तो क्या वो आरएनए प्रोटीन बना पाता? बिल्कुल नहीं बना पाता। तो प्रोटीन ही नहीं बनता अगर दोनों स्ट्रैंड्स हम लोग आरएनए को ट्रांसक्राइब करके डीएनए से अगर बना लेते तो। क्लियर? अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या चाहिए? डीएनए के लिए, रेप्लिकेशन के लिए तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन यहाँ डीएनए से आरएनए बना रहे हैं तो डीएनए पे डिपेंडेंट तो है लेकिन बना क्या रहे हैं? आरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जस्ट उल्टा। अब यहाँ पे एक प्रमोटर चाहिए, एक स्ट्रक्चरल जीन चाहिए, एक टर्मिनेटर। जो पार्ट ऑफ डीएनए को हम लोग ट्रांसक्राइब कर रहे हैं आरएनए में, दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन। अब दो स्ट्रैंड है बच्चों, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक कोडिंग स्ट्रैंड है। ये क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगेन रेप्लिकेशन भी किस डायरेक्शन में था? ऑलवेज इन 5' to 3' डायरेक्शन। यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो भी हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा हुआ? 3' to 5' वाला। जब ये ट्रांसक्रिप्ट करेगा तो ये 5' to 3' प्रमोटर से टर्मिनेटर की तरफ जाएगा। तो जस्ट इसके अपोजिट में क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड, जहां का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, जो किसी के लिए कोड नहीं कर रहा, बस इसको कोडिंग स्ट्रैंड नाम दे दिया है। मेन काम तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का है। क्लियर? हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रमोटर, एक प्रमोट करेगा, एक टर्मिनेट करेगा, किसको? एक स्ट्रक्चरल जीन को। दैट्स इट। अब डीएनए का कोई सेगमेंट होगा जो प्रोटीन को कोड कर रहा होगा, जो पॉलीपेप्टाइड को कोड कर रहा होगा, उसी को हम लोग सिस्ट्रॉन बोलेंगे। यही सिस्ट्रॉन को हम लोगों को ट्रांसक्राइब करना है। तो ये जो यूकैरियोट में क्या होगा? एक ही सिस्ट्रॉन होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में पी से प्रो, पी से पॉली, बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो सिस्ट्रॉन है बच्चों, ये जो सेगमेंट है डीएनए का जो कि कोड कर रहा है, उसमें कुछ जो सेगमेंट होंगे जो रियल कोडिंग करेंगे, जो रियल में मैच्योर आरएनए में प्रेजेंट होंगे, उसको एक्सॉन्स बोलेंगे। वो कोडिंग सीक्वेंस होंगे, वही एक्सप्रेस सीक्वेंस होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे, बस वो एक्सॉन्स के साथ खेलने के लिए आए हैं, उसको डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं, जिसको हम लोग इंट्रॉन्स बोल रहे हैं। वो इंटरफेयर करने आए हैं, वो आरएनए, मैच्योर आरएनए में नहीं प्रेजेंट होंगे। तो ये एक सीक्वेंस बना। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जाननी है कि यूकैरियोट में कैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, प्रोकैरियोट में कैसे हुआ। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि आरएनए बन गया, ठीक है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा। कितने टाइप का आरएनए बनेगा ये तो बताओ। 3 टाइप के आरएनए होते हैं हमारे बॉडी में। एक होता है मैसेंजर, नाम में ही लिखा है मैसेज, मैसेंजर है, ये मैसेज लेकर के जाएगा। क्या मैसेज? जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला मैसेज। तो क्या यही टेम्पलेट होगा जो प्रोटीन बनाएगा? बिल्कुल यही टेम्पलेट होगा जो प्रोटीन बनाएगा, तो एमआरएनए होगा। ट्रांसफर, टी से टी आरएनए, टी से ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर? यही अमाइनो एसिड के कोड को लेकर के आएगा एमआरएनए के पास और जेनेटिक कोड पढ़ेगा और अपना काम करेगा। इसके बाद एक राइबोसोम वाला आरएनए होता है, उसका तो बस स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल होता है प्रोटीन बनाने के टाइम पे। एक मैसेंजर आरएनए हुआ, एक अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए हुआ और एक राइबोसोमल आरएनए हुआ। ठीक है, 3 टाइप के आरएनए होते हैं। आरएनए बन कैसे रहा है? सबसे पहले आप प्रोकैरियोट का बताओ, बैक्टीरिया का बताओ। कुछ नहीं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज थोड़ी देर के लिए सिग्मा फैक्टर से बाइंड करेगा ताकि इनिशिएशन हो जाए किसका? ट्रांसक्रिप्शन का। तो वो प्रमोटर साइट पे बाइंड कर गया सिग्मा फैक्टर से। फिर सिग्मा फैक्टर बोला मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरा काम खत्म, मैं अलग हो जा रहा हूँ। आरएनए पॉलीमरेज तुम अपना भार संभालो, तुम इलोंगेट करो, तुम एमआरएनए बनाओ। वो बोला ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, इलोंगेशन मतलब सीक्वेंस बना रहा हूँ। फिर टर्मिनेशन होगा, जब इसका काम हो जाएगा फिर आरएनए पॉलीमरेज बोलेगा रो रो मेरे पास आओ, मेरा काम हो गया है। वो रो फैक्टर के साथ अटैच होगा और प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। स्टार्ट सिग्मा ने किया, खत्म किसने किया? रो फैक्टर ने किया। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज क्या था? उसने क्या किया? उसने बेसिकली इलोंगेशन की। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? इलोंगेशन कर रहा है। और सिग्मा और इनिशिएशन और टर्मिनेशन फैक्टर जो रो फैक्टर है उसके साथ बस थोड़ी देर के लिए बाइंड होकर के इनिशिएशन और टर्मिनेशन कर रहा है। कितने अच्छे से, कितने आसान भाषा में मैं समझा रही हूँ। आई डोंट थिंक कि तुम लोग ये कभी भी भूलोगे। इनिशिएशन हो गया, टर्मिनेशन हो गया, इलोंगेशन हो गया, प्रोकैरियोट का एमआरएनए बन गया। यूकैरियोट में बताओ कैसे बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट। क्या यूकैरियोट में एक ही टाइप के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं? हम तो कॉम्प्लेक्स है, हमारे अंदर एंजाइम भी एक नहीं 3 टाइप के प्रेजेंट है न्यूक्लियस में।
और सबका अपना काम है। आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको आरआरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए, 5एस आरएनए और एसएनआरएनए बनाएगा। लेकिन पीवाईक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हमारे बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर एमआरएनए कौन बना रहा है, एमआरएनए आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाएगा। लेकिन क्या वो डायरेक्ट हिट बनाएगा, बिल्कुल नहीं। ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो प्रिकर्सर बनाएगा, वो पहले हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बनाएगा और ये हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए जो है वो फिर एमआरएनए में कन्वर्ट होगी। मैम ये आपने क्या क्या बड़ा बड़ा वर्ड बोल दिया, बैक्टीरिया ने तो इतने आसानी से एमआरएनए बना लिया, हमारे अंदर ये हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर क्यों बनी, क्योंकि हमने देखा ना कि ये जो सिस्ट्रॉन्स थे उसमें कुछ एक्सॉन्स थे और इंट्रॉन्स भी थे इंटरफेयर करने के लिए। तो हमारे अंदर ये पूरा सेगमेंट तो डायरेक्ट एमआरएनए में कन्वर्ट नहीं हो सकता ना, हमें इन इंट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। तो जब ये एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उस आरएनए को हम लोग हेट्रोजेनस बोलते हैं, क्योंकि उसके पास खराब पार्ट भी है, वो नॉन फंक्शनल है। तो जब हम लोग इस एक्सो इंट्रॉन्स को हटा देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लाइसिंग बोलेंगे। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। तो क्या बस स्प्लाइसिंग करके ही ये एमआरएनए बन गया, नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिंग करेंगे। कैपिंग कहाँ पे करते हैं, 5 डैश एंड पे करते हैं। और किसकी कैपिंग कर रहे हैं, गुआनोसिन ट्राई जीटीपी की एनर्जी दे रहे हैं बच्चों, तो जीटीपी की कैपिंग की। और कैपिंग करने के बाद क्या करेंगे, हेलिंग। हेलिंग में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे एडिनाइल लेक रेसिड्यूज डाल देंगे। कहाँ पे, 5 डैश एंड पे कैपिंग की, टेलिंग हम लोग 3 डैश एंड पे कर देंगे। अब ये जो हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए है जिसकी स्प्लाइसिंग हो रखी है, जिसको कैप भी लगा दिया, टेल भी बना दिया, अब ये एमआरएनए बन गया। अब ये एमआरएनए प्रोटीन बना सकता। बच्चों अब हमें आरएनए से प्रोटीन बनाना है। क्या कुछ कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनेगा। आरएनए तो मैम न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, हमें तो प्रोटीन बनाना है जो कि अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। तो क्या हमें इस न्यूक्लियोटाइड, इस नाइट्रोजनस बेस, ये सबको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो बच्चों न्यूक्लियोटाइड है, ये इसका जो सीक इसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस है, ये इसी के हेल्प से हम लोग कोड बनाएंगे। हर अमाइनो एसिड के लिए एक कोड जनरेट करेंगे। अब हमारे पास तो कितने नाइट्रोजनस बेसेस है, हमारे पास तो 4 है। एमआरएनए में यू, सी, ए और जी। और हम लोग को बनाने हैं 20 अमाइनो एसिड इन कोडॉन से, इन नाइट्रोजनस बेसिस के हेल्प से। तो कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, 3 नाइट्रोजनस बेसिस के एक सीक्वेंस के हेल्प से एक अमाइनो एसिड की कोडॉन बनाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा, जब तीन तीन का हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे एस 3 पोजीशन में रख के, तो टोटल इससे तो 64 मतलब 34 ज्यादा सीक्वेंस बन गए। तो अब ये 34 ज्यादा का क्या करेंगे, वो हम लोग अभी बच्चों सबसे पहले कोडॉन हमने क्या बोला, ये जो जेनेटिक कोड वो न्यूक्लियोटाइड की हेल्प से हम लोगों को अमीनो एसिड के लिए कोडिंग बनानी है ताकि प्रोटीन के सिंथेसिस में हम लोगों का हेल्प हो पाए। तो ये कोडॉन क्या है बच्चों, ट्रिपलेट है, 3 नाइट्रोजनस बेस से मिलके बने हैं। अब इसमें 61 ऐसे हैं जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड करेंगे, लेकिन 3 ऐसे हैं बच्चों जो अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कुछ ऐसे होंगे क्योंकि ज्यादा बन गए तो एक अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन भी कोड कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजेनरेसी ऑफ द कोडॉन। एक क्योंकि हमारे पास तो ज्यादा कोडॉन्स बन गए तो एक को दो तीन कोडॉन मिलकर के कोड कर देंगे, ठीक है। कोडॉन को एक कंटिगुअस फैशन में रीड करना है, यू यू यू, नॉट यू ऐसे नहीं रीड करना, देयर आर नो पंक्चुएशंस। और ये यूनिवर्सल है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा अलग बैक्टीरिया का अलग, बैक्टीरिया और ह्यूमन के भी जो कोड होंगे फिनाइल एलानिन के वो सेम होंगे, यू यू यू। कुछ भले एक्सेप्शंस है, कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स है, कुछ प्रोटोजोन्स है जो अलग है, लेकिन बाकी सब तुम्हारे क्या है, सेम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है एयूजी ऑग। ऑग का मतलब लगता है ऑगमेंट करना। ऑगमेंट किसको करते हैं, मतलब इनिशिएट करना। तो एयूजी इनिशिएटर कोडॉन है और वही मिथियोनिन को भी कोड कर रहा है। तो क्या इसका डुअल फंक्शन हो गया,
बिल्कुल हो गया। तो एयूजी का 2 फंक्शन है, इनिशिएट करना और मेथिओनिन को कोड करना। अब क्या मैडम आपने बोला था कि 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जो कोई अमीनो एसिड्स को कोड नहीं कर रहे, वो स्टॉप कोडॉन जैसे हैं, वो कौन से हैं? तो उसको ऐसे लिख कर के याद करेंगे। पहले यू लिख लो, फिर लिख लो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? स्टॉप कोडॉन्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने याद कराया। यू आग लगा देंगे, ठीक है। अब इस जेनेटिक कोड मतलब डीएनए की जो सीक्वेंस है, जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस की सीक्वेंस है बच्चों, उस बेस पेयर में चेंजेस हो सकते हैं जीन्स के अंदर। तो उससे क्या होगा? हमें डिजीज हो सकती है। और वो जो बेस पेयर में चेंजेस आ रहे हैं, अगेन हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था कि उसको म्यूटेशन बोलते हैं। जब एक पॉइंट पे चेंज आए, एक पॉइंट ऑफ बेस जो है वो इंसर्ट या डिलीट हो, तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। क्या हम लोगों ने पॉइंट म्यूटेशन के बारे में सिकल सेल अनीमिया में पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि सिकल सेल अनीमिया में एक पोजीशन में ग्लूटामिक, जहाँ ग्लूटामिक एसिड था वो रिप्लेस हो जा रहा था वैलीन से। अब यहाँ पे 2-3 चीजें, मान लो राम हैज रेड कैप और यहाँ पे हम लोगों ने बी को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब कोडॉन तो तुम्हारा 3 से मिलकर के बना है, तो क्या इसकी सीक्वेंसिंग चेंज हो गई? बिल्कुल हो गई। क्या ये डिजीज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ये नॉर्मल नहीं रहा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक से ज्यादा बेसिस बच्चों जाकर के अटैच हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इससे क्या होगा? रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाएगा। देख लो, एक या दो अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो पूरी, पहले राम हैज रेड कैप कर देते, अब राम हैज बी आई अगर ऐड कर देंगे तो आर यहाँ बच गया, तो बी बिड एडीसी ऐप बन गया, अलग ही बन गया ये तो। लेकिन अगर हम लोग तीन इंक्लूड कर रहे हैं बच्चों, तो राम हैज बिग रेड कैप, तो सीक्वेंस में हम लोगों का बस एडिशन होगा। इसको पढ़ने में, रीडिंग फ्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके बाद। बस वो वहां पे जाके इंसर्ट या वहां पे आके डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब हमने, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हमारे दिमाग में समझ आया। स्टार्टिंग में शायद ये समझ नहीं आया होगा कि डीएनए से आरएनए बना है, आरएनए से प्रोटीन, और आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड को अमाइनो एसिड में नहीं कन्वर्ट किया, न्यूक्लियोटाइड के हेल्प से अमाइनो एसिड के लिए कोड जनरेट कर दिया। सारा सिस्टम हमारा बॉडी कोड पे चल रहा है। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था? एमआरएनए तो हमें पता चल गया मैसेंजर है, वो मैसेज लेकर के जाएगा, वो अभी प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेट होकर के। लेकिन क्या हमने टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए को पता पढ़ के बारे में पढ़ा था कि टीआरएनए ही तो है जो अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा? एमआरएनए तो बनाएगा प्रोटीन, लेकिन लेकर के कौन आ रहा है? टीआरएनए। तो क्या टीआरएनए का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। टीआरएनए क्लोवर लीफ जैसा, ऐसा जो क्लोवर लीफ होता है उसके जैसा दिखता है, और लेकिन रियलिटी में वो इन्वर्टेड एल शेप का होता है। बड़े होगे, एमबीबीएस में आओगे, टीआरएनए का क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा, अभी तो काफी आसान है। अब ये जो टीआरएनए है बच्चों, इसके पास देखो, हमारे पास क्या है? एक कोडॉन है, ठीक है, कोड हमने जनरेट किया एक अमाइनो एसिड के लिए। इसके पास इसी के कॉम्प्लीमेंट्री में एक एंटी कोडॉन लूप होगा, ठीक है, एक एंटी कोडॉन। और साथ ही साथ इसके पास एक एंड होगी जहां पे अमाइनो एसिड आकर के अटैच होगी, ठीक है। और इनिशिएट करने के लिए देयर इज अनदर, एक और टीआरएनए मॉलिक्यूल होगा जिसको हम लोग इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं। टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर के आ रहा है, और टीआरएनए के पास एक ऐसी सीक्वेंस है कोडॉन की जो जस्ट उसके अपोजिट है, ताकि वो रीड कर सके, जिसको हम लोग एंटी कोडॉन लूप बोल रहे हैं। और अमाइनो एसिड एक्सेप्ट करने के लिए भी इसके पास कैपेबिलिटी है। ये क्लोवर लीफ जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में ये इन्वर्टेड एल शेप का होता है, ठीक है। टीआरएनए अब अमाइनो एसिड ले आया, टीआरएनए ले आया, अब ट्रांसलेट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनना है। हमें पॉलीमर बनाना है अमाइनो एसिड का। हमने पढ़ा था ना, अमाइनो एसिड कैसे एक साथ सीक्वेंस जो होती है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड। मतलब एक अमाइनो एसिड और दूसरी अमाइनो एसिड एक दूसरे से कैसे कंबाइन होगी? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। क्या पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में एनर्जी लगती है? बिल्कुल लगती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी एटीपी से आएगी। अब कैसे, क्या होगा, ये हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? टीआरएनए एक अमाइनो एसिड को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। जब टीआरएनए इसको एक्सेप्ट करेगा,
कंडक्ट करेगा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी होगा। मतलब ये टीआरएनए की क्या हो रही है, अमाइनो एसिड से चार्जिंग हो रही है। इसको हम लोग चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोल रहे हैं कि एक अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल टीआरएनए के पास आकर के अटैच हो गया, उसकी चार्जिंग हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने सेल्स वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, राइबोसोम्स में। क्या किसी को याद है राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं, एक छोटी सब यूनिट होती है, एक बड़ी सब यूनिट होती है, ये बात याद है? तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो छोटी सब यूनिट है राइबोसोम्स में, उसमें आकर के एमआरएनए अटैच होगा और प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्मॉल सब यूनिट के पास एमआरएनए आया और प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन राइबोसोम्स में स्टार्ट हुआ, और जैसे ही स्मॉल सब यूनिट से ये एमआरएनए अटैच होगा, लार्जर सब यूनिट भी आकर के उससे अटैच हो जाएगा। लार्जर सब यूनिट के पास क्या है, दो टीआरएनए के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, दो साइट्स है लार्ज सब यूनिट में, जिस कैसे एक जो अमाइनो एसिड लेकर के आएगा और एक जो अमाइनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड बना बना के ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है, आरएनए का और सा छोटा सब यूनिट, इट इज 23S आरएनए, जिसको हम लोग राइबोजाइम्स बोल रहे हैं, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में। क्या पूरा आरएनए सीक्वेंस ट्रांसलेट होकर के प्रोटीन बना रहा है? नहीं, कुछ ऐसे सीक्वेंस है जो रह जा रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको अनट्रांसलेटेड रीजन बोल रहे हैं। क्या ये सिर्फ 5 डैश एंड या 3 डैश एंड पे है? नहीं, ये 5 डैश एंड पे भी कुछ है और कुछ 3 डैश एंड पे भी है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में सेम चीज लिखा है बच्चों। सबसे पहले क्या हुआ, राइबोसोम्स एमआरएनए से बाइंड किया, कहाँ पे, स्टार्ट कोडॉन पे ही करेगा, और इनिशिएट, इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, जो जिस टीआरएनए को इनिशिएट करना है वो करेगा, और फिर इलॉन्गेशन होगा, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस, बार बार वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा और प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होगी, होती रहेगी सीक्वेंशियली, कोडॉन एप्रोप्रिएट कोडॉन में वो बाइंड करेगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे, और क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहेगी और एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब पूरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया तो लास्ट में क्या आएगा, रिलीज फैक्टर आएगा, जो कि स्टॉप कोडॉन से बाइंड करेगा और ट्रांसलेशन क्या होगा, बंद होगा, और हमारे बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। कहाँ पर, राइबोसोम्स के अंदर। तो हमारे बॉडी में इतना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म चल रहा है जिसके बारे में हमें आइडिया भी नहीं था। क्लियर? तो इस ट्रांसलेशन को एक और बार मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा ये मैं एक बार तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले हमारे को क्या डाउट आया कि हम हमारे मम्मी पापा जैसे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ कैरेक्टर आ रहे हैं। वो कैरेक्टर किस फॉर्म में आ रहे हैं? जीन्स के फॉर्म में आ रहे हैं। वो जीन्स किसका बना है? जेनेटिक मटेरियल का बना है। तो ये जेनेटिक मटेरियल किसका बना है? ये सबसे पहला डाउट था, जो कि इस चैप्टर का आंसर था, दैट इज डीएनए। हमने डीएनए का सब कुछ पढ़ लिया, डीएनए का स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी आती है कि ये डीएनए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर के आ रहा है, वो कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्लो करेगा, कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा। तो पहले डीएनए आपस में खुद ही रेप्लिकेट करेगा। हमने पूरी रेप्लिकेशन प्रोसेस को पढ़ा। जब हमने डीएनए को रेप्लिकेट करा लिया, हमारे पास बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए। अब हम लोग इस डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डीएनए तो स्टोर करके रखता है इन्फॉर्मेशन को, आरएनए क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है। तो हम लोगों ने फिर उसको आरएनए में कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। फिर जब एमआरएनए में वो कन्वर्ट हो गया, अब हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, आरएनए से प्रोटीन्स में, बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन यहाँ पे एक बात आई कि आरएनए तो न्यूक्लियोटाइड का है, प्रोटीन तो अमाइनो एसिड्स का बना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक जेनेटिक कोड बनाया, जिससे हम लोग अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर ले, और अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके प्रोटीन का सिंथेसिस कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो ट्रांसलेशन में हमने क्या पढ़ा कि ट्रांसलेशन में एमआरएनए जो है वो प्रोटीन बनाएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ। अब हमें ये पता है कि प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम्स में बनता है। ये हम लोगों ने चैप्टर 7 सेल में ही पढ़ रखा है, 8 में, दैट इज सेल्स वाले चैप्टर में। तो राइबोसोम्स का ये भी हमें पता है कि एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है। जब एमआरएनए पहले स्मॉल सब यूनिट से आकर के अटैच हो गया और ट्रांसलेशन प्रोसेस को उसने स्टार्ट कर दिया, अब क्या होगा, उससे लार्ज सब यूनिट भी आकर के बाइंड कर जाएगी, जिसके पास दो टीआरएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि हमें पता है टीआरएनए ही अल्टीमेटली अमाइनो एसिड को लेकर के आ रहा है, जिससे जो जेनेटिक कोड है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे
करेंगे और फर्दर अमाइन पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस करेंगे। अब ये एक-एक अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा, हम लोग ये सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और अमाइनो एसिड का चेन बनाते जाएंगे और ये आपस में एक दूसरे से कैसे बॉन्ड कर रहे होंगे? बाय द मीन्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एनी प्रॉब्लम? नहीं। पार्ट क्लियर हो गया। तो यहां तक हम लोगों ने पूरा रिवाइज कर लिया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लैक ओपेरॉन। बच्चों, लैक ओपेरॉन पढ़ने से पहले एक बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए। अब हमारे बॉडी में जीन्स है, हमें पता है हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल जीन्स है। क्या वो जीन का काम हमेशा हमारे बॉडी में चल रहा है? नहीं। जब हमें उसकी जरूरत है तभी हम उस जीन को एक्सप्रेस करेंगे और उसका यूज अपने बॉडी में लेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मान लो एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है? वो ई कोलाई बनाता है और ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ये लैक्टोज को तोड़ता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया के पास लैक्टोज है ही नहीं। बैक्टीरिया के पास लैक्टोज है ही नहीं, तो क्या हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाली जो जीन है उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी जीन को एक्सप्रेस करने की जरूरत तभी पड़ेगी जब उसका हमारे बॉडी में नीड होगा। तो ऐसे ही हमारा बॉडी में बहुत सारे बच्चों ओपेरॉन्स होते हैं। ओपेरॉन डिफरेंट टाइप ऑफ ओपेरॉन्स होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन से मिलकर के ये ओपेरॉन्स बनते हैं, जो कि तभी काम करते हैं जब उनकी बॉडी में हमारी नीड होती है। ठीक है, इतना दूर तक समझ आया? यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ओपेरॉन है बच्चों, वो लैक ओपेरॉन है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लैक नाम से ही पता चल रहा है कि लैक्टोज का ओपेरॉन होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले लैक ओपेरॉन को बनाया किसने था? अगेन साइंटिस्ट का सब साइंटिस्ट का नाम हमें याद रखना है, फ्रैंकोइस जैकब, क्योंकि ये तुम्हें एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाएगा, मैच द कॉलम के फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का उनके रोल के बेसिस पे पूछा जाएगा। तो ये हमें याद रखना है कि फ्रैंकोइस जैकब और एक बायोकेमिस्ट जैक्यू मोनोड थे, उन्होंने ही मिलकर के लैक ओपेरॉन के बारे में बताया था। एकदम सिंपल, कोई भी ओपेरॉन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपेरॉन को तुम ऑपरेटिंग सिस्टम बोल लो, तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलने के लिए क्या चाहिए होता है? एक प्रमोटर चाहिए होता है, एक ऑपरेटर चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो और इसके पास एक रेगुलेटर भी होना चाहिए। अब वो रेगुलेटर क्या होगा? या तो इनहिबिटर भी हो सकता है, मतलब इनएक्टिवेटर भी हो सकता है, या तो एक्टिवेटर भी हो सकता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाती हूँ। हमें हमारे पास लैक्टोज एंजाइम है, भाई ई कोलाई के पास मान लो लैक्टोज एंजाइम, लैक्टोज को तोड़ने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कौन कोड कर रहा होगा? जेड। ठीक है, और लैक्टोज को सेल के अंदर इधर उधर घुसाने के लिए, उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एक परमेज एंजाइम चाहिए, जिसको लाइजीन से कोड कर रहे हैं, और एक एस ए से ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम चाहिए होता है उसके ट्रांस एसिटाइलेशन के लिए। ठीक है, जो कि ए जीन से इनकोडेड है। अब हमारे बॉडी में, मतलब ई कोलाई के पास अगर लैक्टोज है तो इनका एक्सप्रेशन का जरूरत है। ठीक है, तब तो एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन जब इंड्यूसर है ही नहीं, मतलब लैक्टोज है ही नहीं, तो क्या उसकी जरूरत पड़ेगी ये एंजाइम को एक्सप्रेस होने की? नहीं। तो उस केस में ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा? देखो, हमारे बॉडी में हमने क्या बोला, हमारे पास एक रेगुलेटर होगा। वो रेगुलेटर को पता है कि इंड्यूसर है ही नहीं, लैक्टोज है ही नहीं, तो जीन को एक्सप्रेस करना ही नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेगुलेटर होगा पहले कुछ इनहिबिटर, मतलब रिप्रेसर को सिंथेसाइज करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। जब ये रिप्रेसर को बोलेगा तुम जाकर के ऑपरेटिंग साइट पे बाइंड हो जाओ और ऑपरेट होने के लिए रोक दो, क्योंकि हम लोगों को जरूरत ही नहीं है अभी लैक्टोज एंजाइम वाले लैक्टोज को तोड़ने वाले सारे एंजाइम्स। तो वो ऑपरेटर को बोलेगा अभी तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तो वो जेड और ई जीन्स के ट्रांसलेशन को रोक देगा। लेकिन जब बॉडी में क्या हुआ, लैक्टोज आ गया, मतलब जब इंड्यूसर आ गया, तब हमें उसको तोड़ने की जरूरत है, उसको इधर उधर मूव करने की जरूरत है, उसकी ट्रांस एसिटाइलेशन करने की जरूरत है। तो उस केस में क्या होगा, अभी एमआरएनए, अभी ये जो रेगुलेटर है वो रिप्रेसर बनाएगा तो जरूर, लेकिन इस इंड्यूसर को पता है कि ये रिप्रेसर को ऑपरेटर को बंद करने के लिए नहीं देना है, क्योंकि मुझे इस एंजाइम्स की जरूरत है। तो वो इंड्यूसर खुद ही जाकर के बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर पे और बोलेगा कि मैं तुम्हें इनहिबिट करने नहीं दूंगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, ऑपरेटर जो है वो ट्रांसलेट कर देगा जेड वाई और ए को उनके रिस्पेक्टिव बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम में। बहुत सिंपल था, लगता कॉम्प्लेक्स है इसलिए चैप्टर सबको टफ लगता है। और देखो कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। मैं एक एक लाइन एनसीईआरटी की रीड करके अभी तुम्हें बता रही हूँ कि लैक ओपेरॉन किसने डेवलप किया, हमें पता है। ठीक है, ये लैक ओपेरॉन है क्या? पॉलीसिस्ट्रोनिक, ये सिस्ट्रोन का मतलब हमें पता है क्या, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, जेड वाई और ये स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, इसमें क्या है, एक प्रमोटर है और रेगुलेटरी जीन है, सही बात है, एक प्रमोटर है और एक रेगुलेटर वाला जीन है।
ये क्लियर है। अब लैकोपेरोन में क्या है, एक रेगुलेटरी जीन जो हम लोगों ने बोला, वो जीन को नाम दे दिया आई जीन। आई यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है, ये यहाँ पे आई इनहिबिटर का काम कर रहा है क्योंकि वो रिप्रेसर को सिंथेसाइज करता है। ठीक है। अब तीन स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई ए पता है हम लोगों को। जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए है, जो कि क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ेगा। लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड, दो सैकेराइड से मिलकर के बना है, तो वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में टूट गया। वाई जीन का क्या काम है, परमिएज, परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा। ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज करेगा। ये सब कब जरूरत पड़ेगी, जब लैक्टोज बॉडी में होगा। ठीक है। अब लैक्टोज ही सबस्ट्रेट है इसका, तो लैक्टोज ही रहेगा तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ होगा ओपेरॉन, तो इसीलिए लैक्टोज को क्या बोल दिया, इंड्यूसर बोल दिया। अब मान लो अगर ये लैक्टोज है ही नहीं, तो लैक्टोज की ये सब ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारा लैकोपेरॉन बंद हो जाएगा। लेकिन जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो ओपेरॉन क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो क्या ये लैकोपेरॉन का रेगुलेशन एक रिप्रेसर कर रहा है, बिल्कुल एक रिप्रेसर, मतलब नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है, बिल्कुल एक नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है। समझ आ गया कि हमारे बॉडी में जीन को एक्सप्रेस होने की तभी जरूरत है जब उसकी रिक्वायरमेंट है। इसीलिए जब बॉडी में लैक्टोज है, बॉडी में इंड्यूसर है, तभी जीन्स एक्सप्रेस होंगे, तभी जाकर के तुम्हारा लैकोपेरॉन काम करेगा, जो कि एक नेगेटिव रेगुलेशन शो कर रहा है। सबसे पीवाईक्यूज आते हैं बच्चों, कितना ज्यादा येलो मार्क है, बस मैं ये तुम्हें दिखा रही हूँ। मैं चाहती हूँ ये तुम सबसे इजी लैंग्वेज में समझो, और मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत इजी लैंग्वेज में हिंदी में अच्छे से समझाने की। इसको एक दो बार सुन लेना, आई गारंटी तुम्हें याद हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। हमने डीएनए बना लिया, डीएनए से प्रोटीन्स भी बना लिया। मैम ये डीएनए की सीक्वेंस कैसे पता चलेगी, इतने सारे बॉडी में डीएनए, इतने सारे बेस पेयर्स है, इनकी सीक्वेंस कैसे पता चलेगी। कोई प्रोजेक्ट निकालो बड़ा सा, कितना भी बड़ा निकाल लो, इतने सारे बेस पेयर्स है, कैसे पता चलेगा। इसका भी एक तरीका निकाला गया, जिसका नाम दिया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत मेगा प्रोजेक्ट थी बच्चों, सोच करके ही होश उड़ जाएंगे, अभी मैं बताऊंगी। सबसे पहले हमें पता है कि 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स है। ठीक है। अब मान लो एक बेस पेयर को अगर $3 लग रहे हैं सीक्वेंस करने में, तो ये प्रोजेक्ट को, मतलब पूरे जो बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग करेंगे तो $9 बिलियन लगेंगे, इतना पैसा। उसके बाद अगर तुम सोचो हर सीक्वेंस को हमें बुक्स में स्टोर करना है, और हर पेज में 1000 लेटर है, और हर बुक का 1000 पेज भी है, तो टोटल तुमको कितने बुक्स की जरूरत पड़ जाएगी, 3300 बुक्स की। क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि तुम ऐसा कर पाओ, बिल्कुल नहीं है। ह्यूमंस क्या लिखेगा, क्या टाइप करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बोले कि अच्छा रुकते हैं, ठहर के सोचते हैं। हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, कंप्यूटेशनल डिवाइसेस का यूज करते हैं हाई स्पीड में, ताकि अच्छे से डेटा स्टोर और एनालिसिस हो पाए, क्योंकि ह्यूमन करेगा तो गलती हो ही जाएगी, और सबसे बड़ी बात एक ह्यूमन से करना तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर ये जो प्रोजेक्ट निकाला, उसके कुछ कुछ गोल्स रखे उन्होंने। चलो अपन ना बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या गोल्स हो सकते हैं वो प्रोजेक्ट के। हमें डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी है, तो सबसे पहला ये था कि हमें 20,000 से 25,000 ह्यूमन डीएनए के जीन्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है भैया, हमें पहला गोल मिल गया कि जीन्स को, इतने जीन्स को आइडेंटिफाई करो। 3 बिलियन बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग बतानी है ह्यूमन डीएनए की। दूसरा टारगेट, पहले हमने इतने जीन्स को बताया, फिर हमने इनकी सीक्वेंस बताई, और फिर जब ये हमने कर लिया तो सारे इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में तुमको स्टोर करके देना है। ठीक है। और ये भी इंश्योर करना है कि तुम स्टोर तो कर दो, लेकिन ऐसी टूल्स भी बनाओ कि हम लोग उसको एनालाइज कर पाए। इंप्रूव द टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, ये भी तुम्हारा एक टारगेट है, जो भी एचजीपी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। ठीक है। और अब तुमने पूरा ये सब काम कर दिया, तुम्हें इनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को भेजना भी है, तुम कैसे इसके हेल्प से दूसरे सेक्टर्स में हेल्प कर सकते हो, इंडस्ट्रीज ये सब में डिफरेंट डिफरेंट वाइडली ग्लोबली कैसे हेल्प कर सकते हो, तुमको वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हम ये भी कर लेंगे। और इससे रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज है, वो तुमको संभालने हैं। ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये सारा गोल्स था। पूरे 13 साल का प्रोजेक्ट इसको बनाया गया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूके के ट्रस्ट, ये सब इसमें जुड़े। इनफैक्ट यहाँ पे जापान, फ्रांस, जर्मनी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, और तो सारी कंट्रीज भी यहाँ पे आकर के जुड़ी, और ऐसा सोचा कि हम लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे 2003 में। बट ऑल्दो ये थोड़ा स्ट्रेच हो गया था, वो हम लोग पढ़ेंगे कैसे। अब क्योंकि जब हम, तुम खुद ही सोचो, जब हमें हमारे बॉडी के हर डीएनए की सीक्वेंस के बारे में पता चल जाएगा, तो हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, तो हम लोग उसको कितना इजीली डिटेक्ट करके कितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ठीक है। तो डायग्नोज करने में, ट्रीट करने में थाउजेंड्स ऑफ डिसऑर्डर्स को, वो कितना इजी हो जाएगा, कितना रिवॉल्यूशनरी चीज था ये।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, क्या सिर्फ हमें ह्यूमन्स के जीन को जानना है? ये यहाँ पे थोड़ा-सा गोल्स में तो सिर्फ ह्यूमन, ह्यूमन, ह्यूमन किया। लेकिन बिसाइड्स ह्यूमन हमें नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की भी तो सीक्वेंसिंग जाननी होगी, क्योंकि हम इन्फेक्ट किससे होंगे? हम इन्फेक्ट तो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म से ही होंगे। तो क्या हमें बैक्टीरिया, यीस्ट ये सब की सीक्वेंसिंग पता होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हमें हमारे जीन्स के अलावा नॉन ह्यूमन, बैक्टीरिया, यीस्ट, फ्री लिविंग, नॉन पैथोजेनिक, नेमाटोड, ड्रोसोफिला सबकी सीक्वेंसिंग, सबकी डीएनए सीक्वेंसिंग पता होनी चाहिए। ठीक है? ये हमने करते-करते हमने डिस्कवर किया। अब यहाँ पे 2 मेथड हमने यूज़ किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स में पूछे गए हैं। तुम क्या कर सकती हो? 2 टाइप से कर सकती हो। हमारे बॉडी में जो जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं एज़ आरएनए, उसको हम लोगों ने एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स दे करके बस उसी को हम लोगों ने पता किया। ठीक है? वो सारे जीन्स को ही आइडेंटिफाई किया वाया एक्सप्रेस टैग्स। लेकिन हम लोगों ने बोला कि यार ये तो गलत बात है। जो जीन सिर्फ एक्सप्रेस हो रहे हैं उनको पता करेंगे, तो जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, मतलब जो कोड नहीं कर रहे वो जीन्स का क्या? तो एक और ब्लाइंड अप्रोच की गई जिसमें सारे सेट ऑफ जीनोम्स को लिया गया। लेकिन और सारे सेट ऑफ जीनोम को लेकर के उनको ना एक पोजीशन भी दी गई जिसको बोला सीक्वेंस एनोटेशन। सारे सीक्वेंस को एक प्रॉपर लाइन में अरेंज भी किया गया जिसको बोला सीक्वेंस को प्रॉपर्ली एनोटेट किया गया। ठीक है? 2 मेथड्स उन्होंने यूज़ की, कुछ एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स वाली और एक सीक्वेंस एनोटेशन वाली। ठीक है? अब डीएनए, हम लोग डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। डीएनए छोटू-सा है क्या? नहीं, डीएनए तो बहुत बड़ा है एक सेल का। वो बहुत लंबा पॉलीमर है। तो क्या उसको सीक्वेंस करने में, उस बड़े इतने बड़े-बड़े डीएनए को सीक्वेंस करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल आएगी। तो हमें क्या करना है? डीएनए को तोड़ देना है। लेकिन तुम डीएनए को तोड़ दोगे तो उसमें तो प्रॉब्लम है, फिर हम लोग उसको देखेंगे कैसे-कैसे सीक्वेंसिंग होगी। अरे तुम्हें डीएनए के फ्रेगमेंट को तोड़ने बोले, तुम उसके फ्रेगमेंट को क्या कर सकती हो? एम्प्लीफाई कर सकती हो ना, बैक्टीरिया में डाल दो। वो बैक्टीरिया क्या करेगा? उसको एम्प्लीफाई करेगा, उसको रेप्लिकेट करेगा और फिर हम लोग उसकी स्टडी कर पाएँगे अच्छे से, क्योंकि वो एक ही डीएनए का बहुत सारा फ्रेगमेंट हमें एम्प्लीफाइड फॉर्म में मिल गया, उसकी स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है? तो हमने बैक्टीरिया और यीस्ट में उसको डाल दिया, उसको बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम नाम दे दिया। ठीक है? अब कितना आसान हो गया। हमें क्या करना था? डीएनए सीक्वेंसिंग करनी थी। डीएनए को लिया, उसको तोड़ दिया और उसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, उसको एम्प्लीफाई कर दिया। अब हम लोग डीएनए सीक्वेंसेस, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस लेंगे और हम लोग डीएनए की सीक्वेंसिंग कर देंगे। सही बात है। जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, उसको कंप्यूटर के बेस पे अब क्या किया? इसकी सीक्वेंसिंग कर दी। हाँ यार, कुछ साइंटिफिक तो लग रहा है कि यू हमने बहुत सारी डीएनए लिया, उसको तोड़ा, उसको बैक्टीरिया और यीस्ट में डाला, बैक्टीरिया और यीस्ट ने उसको एम्प्लीफाई किया, फिर हम लोगों ने सबकी सीक्वेंसिंग की यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस, जिसमें हम लोगों का रोल नहीं था, हर जगह टेक्नोलॉजी का रोल था। तो हाँ, ये तो पॉसिबल है। तो पॉसिबल था और ये हुआ भी। अब सबसे लास्ट में किसका डीएनए सीक्वेंस जनरेट हुआ बच्चों? सबसे लास्ट में क्रोमोसोम 1 का हुआ, जो कि 2006 में, मतलब 2003 का टारगेट था, लेकिन कब तक पहुंच गया? 2006 तक पहुंच गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये सबसे लास्ट क्रोमोसोम था जो कि जिसकी सीक्वेंसिंग हुई। ठीक है। अब तो जो गोल्स था, गोल से हम लोगों ने क्या-क्या आइडेंटिफाई किया, ये अब हम लोग आते हैं। हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया, जो हम लोग 3 into 10 to the power of 9 बेस पेयर मिल गए थे, हम लोगों ने उसके एग्जैक्ट 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स एक ह्यूमन जीनोम में होता है। ठीक है? और एवरेज जीन जो होता है उसमें 3000 बेसेस होते हैं, 3000 बेसेस होते हैं। ठीक है? और इसकी साइजेस वैरी करती है और ऐसा नहीं कि सिर्फ 3000 ये एवरेज माना जा रहा है। डिस्ट्रॉफी में तो 2.4 मिलियन भी होता है। ठीक है? तो एवरेज 3000 है। ठीक है? और ऐसा माना गया कि टोटल जो जीन्स है वो 30,000 जीन्स है। पहले बोला जाता था 80,000 से 1,40,000 तक है, ऐसा 3000 जीन्स है। ठीक है? और ऑलमोस्ट जितने भी न्यूक्लियोटाइड बेसेस है ना, तुम्हारी मेरी ऑलमोस्ट सबकी 99.9% सेम है। कुछ ही पार्ट है जो डिफरेंट है, जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट बनाती है, एक पार्ट ऑफ द रेसिड्यूज। ठीक है? वेल एंड गुड, सब साइंटिफिक लग रहा है अभी तक तो। और जो फंक्शंस है वो अननोन है ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स। हाँ, ये जरूर है कि हमने जो जीन्स पता कर लिए उसमें 50% ऐसे है जिसका फंक्शंस हमें नहीं पता है। ठीक है, लेकिन तुमने आइडेंटिफाई तो किए। अब लेस देन 2% जो है उसमें कोई प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ह्यूमन, जो इतना बड़ा ह्यूमन जीनोम लग रहा है ना, वो एक्चुअली कुछ एक सीक्वेंस का रिपीट वर्जन है। मतलब रिपीटेड सीक्वेंस ही एक लार्ज पोर्शन बना रही है। बहुत बड़ा ह्यूमन जीनोम जो है रिपीटेड सीक्वेंसेस का बना है। ठीक है, वो एक्चुअली वही डीएनए की सीक्वेंसिंग है जो बार बार रिपीट हो रही है, इतनी बार कि कई बार 100 to 1000 टाइम्स रिपीट हो रही है। बट इनका कोई डायरेक्ट एज सच कोडिंग फंक्शंस नहीं है। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन, ये सब इवोल्यूशन से रिलेटेड है।
ठीक है, वेल एंड गुड, तुमने पता कर लिया कितने बेस पेयर्स हैं, कितनी बेसेस हैं, तुमने टोटल नंबर ऑफ जीन्स पता कर लिए, ठीक है, 50% का आइडेंटिफाई नहीं किया क्या फंक्शंस है, प्रोटीन्स कितने को कोड कर रहे हैं ये पता कर लिया, ये जीनोम आखिर बने कैसे हैं रिपिटेटिव सीक्वेंसेस की हेल्प से ये पता कर लिया, सबसे ज्यादा जीन्स क्रोमोसोम 1 के पास थी, सबसे कम क्रोमोसोम Y के पास थी, ये सब पता कर लिया। उन्होंने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता की, इट इज 1.4 मिलियन ऐसे लोकेशंस है जहां पे एक बेस जो है सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस है ह्यूमंस में। अब जब हमें ये सिंगल बेस डिफरेंस पता चल जाएगा तो क्या हम लोग बहुत सारी डिजीज पता कर पाएंगे? बिल्कुल पता कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये गोल्स थे और ये हमें मिला रिजल्ट में। ठीक, अब तुम इसको क्या अप्लाई कर सकते, कहाँ अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या फ्यूचर चैलेंजेस आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग इसको बायोलॉजिकल रिसर्च में ऑब्वियसली कोई भी रिसर्च करो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स की रिसर्च करो, उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसको इन सारे जो क्वेश्चंस थे उसको सिस्टमैटिकली अप्रोच कर सकते हैं, एक ब्रॉडर स्केल में हम लोग इसको लेकर के जा सकते हैं। बट हाँ, ये चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, लेकिन ये इसका एप्लीकेशन और साथ ही साथ हम लोग जितने भी जीन्स है सबकी स्टडी कर सकते हैं एक जीनोम में, जो कि आगे जाके हमें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 13 साल का प्रोजेक्ट था जिसमें हमें हमारे बॉडी में जितनी भी डीएनए है उसकी सीक्वेंसिंग करनी थी, जिसको हम लोगों ने 13 साल के प्रोजेक्ट को 2003 में खत्म होना था, 2006 तक ले गया, जिसमें हम लोगों ने कुछ नहीं आइडेंटिफाई कर लिया कि कितने बेस पेयर्स है बॉडी में, कितनी बेसेस है, कितने जीन्स है, ये सारा कुछ पता किया। कैसे पता किया? एक दो पार्ट से किया कि एक जो एक्सप्रेस हो रही है उसको लिया और एक ने पूरे को लिया जो एक्सप्रेस नहीं भी हो रही है, उसके थ्रू एक कंक्लूसिव डाटा निकाला। ठीक है, तो इसमें क्या था कि डीएनए तो इतनी बड़ी मॉलिक्यूल है, तो हम लोगों ने डीएनए को बस छोटे-छोटे टुकड़ों में कर दिया और छोटे-छोटे टुकड़ों में करके उसको बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर एम्प्लीफिकेशन के लिए डाल दिया और फिर एक ऑटोमेटेड मशीन ली जिससे हम लोगों ने उस डीएनए की सीक्वेंसिंग कर दी। ठीक है? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या हम लोग अंगूठा अपने साइन करते हैं जहाँ पे जो साइन नहीं कर सकते, क्या वो अंगूठा लगाते हैं? फिंगरप्रिंट लगाते क्यों? क्योंकि मेरा फिंगरप्रिंट और तुम्हारा फिंगरप्रिंट अलग है। वैसे ही जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उसकी जो डीएनए की प्रिंटिंग है बच्चों, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग वो डिफरेंट होती है। अब हम लोग वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। बस ये फिंगरप्रिंटिंग किससे मैच करेगी? हमारे हमारे मम्मी पापा से। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है? डीएनए की सीक्वेंस में चेंजेस होना हर इंडिविजुअल का, हम तुमसे क्यों अलग है, तुम किसी और से क्यों अलग हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ये जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए उसमें चेंजेस होने की वजह से। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ये जो स्पेसिफिक रीजन है डीएनए का जो कि डिफरेंट है हर इंडिविजुअल्स में, उसको हम लोग रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। पहला बात, अब ये रिपीटेटिव डीएनए का दो फॉर्म होता है। जब इसको सेपरेट करते हैं तो एक बल्क डीएनए होती है और एक सैटेलाइट डीएनए होती है। हम लोगों को सैटेलाइट डीएनए के बारे में ही पढ़ना है, वही जो है वो चेंजेस प्रोड्यूस करती है। अब ये जो डीएनए सीक्वेंस में चेंजेस है हर इंडिविजुअल में, उसको हम लोग डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म भी बहुत सारे टाइप का हो सकता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस हो सकता है मल्टीपल में चेंजेस हो सकता है एक कंटिन्यूअस नंबर हो जो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो ये जो इस टाइप की जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है जिसमें एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यूअस रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अब हम लोगों ने सीआईडी देखा है, हम लोगों ने मूवीज देखी है, हम लोगों ने देखा है कि फॉरेंसिक वाले क्या करते हैं, फॉरेंसिक वाले यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं ना लैब में जाकर के। तो वहां पे क्या होता है, मान लो कि हमें पता करना है अपने पापा और ये किसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। ठीक है, मान लो ये जो सैंपल डीएनए मिला उसका हम लोगों को कंपेयर करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, जो सस्पेक्टेड डीएनए है और जो सैंपल डीएनए है उसको एक दूसरे से मैच करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सस्पेक्टेड डीएनए उसका हम लोग खून लेते हैं, खून का सैंपल मान लो या जो भी सैंपल डीएनए का हम लोगों ने लिया, सैंपल से हम लोगों ने डीएनए को आइसोलेट कर दिया। अब हमें पता है डीएनए तो बड़ा मॉलिक्यूल है, डीएनए को तो तोड़ने की जरूरत है, तो पहले डीएनए को हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालेंगे। जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला ताकि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे से
सेपरेट हो जाए। इसमें छोटा वाला क्या होगा, जल्दी जल्दी भाग करके कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा, और बड़ा वाला क्या रहेगा, पीछे रह जाएगा। तो पहले डीएनए को आइसोलेट करके उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको सेपरेट किया। अब सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर ना बच्चों एक मेम्ब्रेन लगाएंगे, और वो मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, वो मेम्ब्रेन बनी होगी नाइट्रोसेल्यूलोज की, नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नाइलर मेम्ब्रेन। अब उसमें क्या होगा, डीएनए इधर की साइड छप जाएगा। ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स इस साइड आ गए। अब जो हम लोग के पास सस्पेक्टेड था, वो उसका तो हम लोगों ने ये कर लिया, लेकिन जो हम लोग के पास कंफर्म डीएनए थी, जिससे हम लोगों को उसकी मैचिंग करनी थी, उसका हम लोगों ने जो नंबर ऑफ रिपीट्स था, जो कि सेम होता है एक इंडिविजुअल का, तो उसका हम लोगों ने वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स निकाला उस सैंपल का। और उस वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स को किस फॉर्म में, एक प्रोब के फॉर्म में हमने निकाला, और फिर इससे क्या किया, कंपेयर किया। क्योंकि आंख से देख के कंपेयर करेंगे कि अरे वाह ये तो मिल रहा है, नहीं, आंख से तो कभी देख ही नहीं सकते, तो इसको हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट करेंगे। मैच कर गया मतलब तुमने ही खून किया है, ठीक है, और मैच नहीं किया मतलब तुम निर्दोष हो। मतलब बेसिकली ये हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं, फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स, और किसके लिए कर सकते हैं, फॉर पेटर्निटी टेस्टिंग। हमारे मम्मी पापा और तुम्हारा भी ये जो वीएनटीआर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, तो इसको हम लोग पेटर्निटी टेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो आज हम लोगों ने पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि इतना बड़ा चैप्टर है, जिससे मोर देन 5 पीवाईक्यूज आते हैं, जो कि बहुत टफ लगता है, उसको बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ने का कोशिश किया। तो हमें क्या पता चला, हमारे मम्मी पापा से हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए आया। डीएनए को पहले हम लोगों ने रेप्लिकेट किया, फिर हम लोगों ने उसको एमआरएनए में कन्वर्ट किया, फिर हम लोगों ने उसको प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमें डीएनए के सीक्वेंस को पता करना था, तो हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट निकाला। और ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हर इंडिविजुअल को एक दूसरे से अलग बनाती है, वो फिंगरप्रिंटिंग का क्या मेथड था, फिर उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एंड ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू। कल हम लोग इवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं।